नमस्कार दोस्तों, मैं सी सचिन। आज आपको नए लोन की जो गाइडलाइंस आएंगी 2022 में उसके बारे में बताऊंगा। पार्ट 1 में काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट क्या होता है, ब्रेकअप कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते कैसे हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए जो 2022 के अंदर नए अपडेट्स आए हैं लोन को लेके, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालना भी जरूरी है और बैंक को बताना भी जरूरी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट, हालांकि उसमें 3 पॉइंट बताए थे मैंने, आज ये चौथा है। और दोस्तों ये पीएमजीपी स्टैंड अप इंडिया मुद्रा सभी के लिए मैंडेटरी है। कुछ हल्के फुल्के से चेंजेस हैं। पीएमजीपी को लेके तो 100% है, क्योंकि मैंने ज़्यादा फोकस पीएमजीपी पे करा है, लेकिन बाकी लोनों के लिए भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब पहला पॉइंट दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस वर्किंग कैपिटल। थोड़ा बता दूं कि कैपिटल क्या होता है और वर्किंग क्या होता है। पिछली वीडियो पार्ट 1 में काफ़ी डिटेल में बताया था मैंने। आज इसका वाइफिकेशन बताऊंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो मेरी मशीनरी होती है, हम उसे बोलते हैं कैपिटल, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकलता है। और वर्किंग कैपिटल होती है जो मुझे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, यानी कि यहाँ पे आगे मेरी मशीनरी, यहाँ आगे मेरा वर्कशेड, यहाँ मेरा आगे कंप्यूटर, और इसके अंदर आगे मेरी सैलरी, मेरा रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर मेंटेनेंस, जितने भी खर्चे होते हैं रूटीन नेचर के, वो मेरे आते हैं वर्किंग कैपिटल में, जिसको आप सीसी कैश क्रेडिट कहते हो, ओवरड्राफ्ट भी कहते हो, ये इसके नाम है। इसको आप टर्म लोन कहते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को टर्म लोन। ईएमआई चार्ज हमेशा इसका बनता है। इसके ऊपर जितना यूज़ करोगे उतनी ही इंटरेस्ट लगेगी। इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से कि कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे लगता है और ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो नई गाइडलाइन आई है 2022 में, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कहते हैं सर 25 लाख की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, 5 लाख की मशीनरी है, 20 लाख का वर्किंग कैपिटल। या सर्विस सेक्टर में कहते हैं 8 लाख का मैं कंप्यूटर लूँगा, 2 लाख का मैं लूँगा ये वाला वर्किंग कैपिटल, जो अमाउंट है चलाने के लिए। उसको ये नहीं पता कि मुझे कितनी कैपिटल एक्सपेंडिचर रखना है, ये कितना रखना है और ये प्रपोर्शन कितना रखना है। गाइडलाइन क्या है, कम से कम 80% फाइलें सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भैया ये जो पॉइंट है, इस रेशियो का कितना ध्यान रखना है कि रेशियो क्या होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, 50-50 होनी चाहिए। कई केस तो मेरे पास ऐसे आते हैं, वो कहता है मुझे टर्म लोन चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। फिर मैं उसको समझाता हूँ कि भैया ऐसे नहीं होगा। तो एक्चुअल में गाइडलाइन क्या है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आज, कि भाई गाइडलाइन के हिसाब से क्या बनता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, 2 केस मैंने यहाँ पे लिए हैं, ट्रेडिंग का केस मैंने नहीं लिया है अभी। मैं मान के चलता हूँ 100% जो आपको चाहिए था वो 25 लाख था। पीएमजीपी का एग्जांपल लेते हैं, पीएमजीपी की बात कर रहे हैं अभी हम। इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जो अलाउ है गाइडलाइन के हिसाब से, वो 60% है। वर्किंग कैपिटल आपको 40% रखनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप 25 लाख की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, मान लो आपने मेरे से बात करी कि सर 25 लाख की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है फ्लोर मिल के लिए, तो मैं क्या करूँगा, 15 लाख का रखूँगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और 10 लाख का रखूँगा मैं आपका कैश क्रेडिट। यानी कि ये रेशो तो आपको करनी पड़ेगी, 60-40 की रेशो रखनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इसको 20 लाख कर दोगे तो 20 लाख का 60 और 40 निकालना पड़ेगा। अब आप कहोगे यार मेरी मशीन ही 17 लाख की है, तब मैं क्या करूं, मशीन 17 लाख रख लीजिए, लेकिन वर्किंग कैपिटल 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लिमिट जो है वो इसकी है। आप इसको 40 से 40.25% भी, मतलब 0.1% भी नहीं कर सकते हो आप इसको 70 कर दीजिए, इसको 30 कर दीजिए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 80 कर दीजिए, इसको 20 कर दीजिए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे 90 कर दीजिए, इसको 10 कर दीजिए। परसेंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर 1 करोड़ की बना रहा हूँ मैं, तो 1 करोड़ में 60 लाख ये होगा, 40 लाख की मेरी ये होगी। अगर 1 करोड़ की है तो 70 लाख ये होगा, 30 ही होगा। लेकिन मैं इसको ये नहीं कर सकता हूँ 55 ये 55 और ये मेरा 45 ना, ये गलत है। बोर्ड से हट जाता हूँ, लोग शिकायत करते हैं कि सर बोर्ड के सामने आ जाते हो आप, समझ में आता नहीं है। 55%, 45%, इसको 55 नहीं कर सकता, इसको 45 नहीं कर सकता। क्यों? 40% की मैक्सिमम कैपिंग है वर्किंग कैपिटल के लिए। सरकार कहती है कि भैया इसकी रेशो को मेंटेन करो, आपकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, इसका मतलब रिस्क ज़्यादा है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो हम फंडिंग नहीं करेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या है, बैंक वाले कभी भी आपको ये बात नहीं बताते दोस्तों, और ना ही ये बताते कि भैया प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक करके लिया। उनको क्या, उनको तो रिजेक्ट करनी फाइल। जब रिजेक्ट करनी है तो भैया फिर तो कुछ भी बोलो। जैसे रूस को हमला करना था यूक्रेन पे, तो
तो 50 बहाने बनाने, कुछ भी बोलता रहेगा, हमला कर दिया, अटैक कर दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको ही ध्यान रखना है। अब मैं आता हूँ सर्विस यूनिट पे दोस्तों। जो लोग सर्विस का काम कर रहे हैं, साइबर कैफे खोलना चाह रहे हैं, जिम खोलना चाह रहे हैं, जहाँ पे 10 लाख की लिमिट है पीएमजीपी में टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की। कल लोग कहते हैं सर 10 लाख का लोन लूंगा, 2 लाख अपना लगाऊंगा मैं, 10 लाख की लिमिट है। 10 लाख की लिमिट प्रोजेक्ट कॉस्ट की है, यहाँ 25 लाख की लिमिट प्रोजेक्ट कॉस्ट की है। ध्यान रखना, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की। अपना पैसा लगाओगे तो अमाउंट कम लगेगा, मतलब लोन कम मिलेगा। मैं मानता हूँ 100% 10 लाख की लिमिट है इसमें, जो मेरे पीएमजीपी के अंदर होते हैं सर्विस सेक्टर में। यहाँ पे मशीनरी 40% अलाउ है, वर्किंग कैपिटल 60% है, यानी कि इसका उल्टा है बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो। रीज़न क्या है? सर्विस सेक्टर के अंदर मशीनरी कम होती है। मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं लोन लेना चाहता हूँ 10 लाख का, तो मुझे क्या चाहिए होगा दोस्तों? थोड़ा मेरे ऑफिस में फर्नीचर होगा और एक लैपटॉप होगा या 2 लैपटॉप हो गए, ये इससे ज़्यादा तो चाहिए नहीं। मेनली मुझे सैलरी पे खर्चा करना है, तो इसलिए सरकार ने इसकी 40% और इसकी 60% लिमिट रखी हुई है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इसको बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कम नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत क्या है, जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो इन गाइडलाइंस का ध्यान रखते हैं, उसी के हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। और दोस्तों हमें भी कैसे पता चलता है ये नॉलेज? पढ़ाई भी करते हैं, लोन अप्लाई करते हैं, बैंक से डिस्कशन होता है, फाइल रिजेक्ट होती है, हम भी उसी चीज़ से सीखते हैं और आपको बताते हैं ताकि आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकें। पहला पॉइंट हो गया दोस्तों गाइडलाइन का। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको जो रजिस्ट्रेशन कराने हैं कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है पहला फिशरी का। अगर आप फ्लोर मिल खोल रहे हैं या कोई खाने का काम कर रहे हैं, फिशरी का लाइसेंस जरूरी है। जीएसटी लाइसेंस मैंडेटरी है किसी भी लोन के लिए, ध्यान रखना, बताऊंगा कि कब करना है। ट्रेड लाइसेंस भी लेना मैंडेटरी है और ये लोन टेन्योर के बराबर होना चाहिए। यानी कि ट्रेड लाइसेंस दोस्तों 1 साल का भी आता है, 2 साल का भी आता है, 3 साल, 4 साल, मुझे बाकी स्टेट का पता नहीं है, लेकिन दिल्ली का, मुंबई का, कलकत्ता का, ये जो महानगर हैं, इनका ट्रेड लाइसेंस मिलता है शॉप का और टेन्योर के हिसाब से मिलता है। 1 साल का इतना है, फीस है, 2 साल की इतनी है। तो लोन टेन्योर के हिसाब से आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है। लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी है मशीनरी इंस्टॉलेशन की। ये 4 चीज़ दोस्तों मैंडेटरी हैं इस समय 2022 गाइडलाइन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो आपको लेनी ही है। अब क्वेश्चन आता है भैया ये सब चीज़ें ले तो लूँगा मैं, सचिन जी भी सीए की फ़ीस मांग लेते हैं, सीए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की फ़ीस मांग लेते हैं, इसका खर्चा अलग से आता है, लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबसे क्वेश्चन ये आता है। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा दोस्तों तो मैं भी सोचूंगा, लेकिन मुझे लोन लेना है, अगर मैं सोच के चल रहा हूँ तो आपको ये रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। ये तब कराने दोस्तों जब बैंक से बातचीत हो जाती है, लाइजनिंग हो जाती है, सैंक्शन से पहले। राइटिंग थोड़ी सी स्टाइलिश है मेरी, सैंक्शन लिखाइए। तो ध्यान रखना है, ये रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिएगा। देखो दोस्तों अब मैंने सीए करी है, अब मैं बोलूँगा यार सीए का फॉर्म भरते वक्त पता नहीं क्या होगा, सीए बनूंगा नहीं बनूंगा, फेल हो जाऊँगा तो मेरे ये फॉर्म के पैसे खराब जाएंगे, एग्ज़ाम की फीस भरने से पहले अरे यार फेल हो गए तो एग्ज़ाम की फीस बेकार जाएगी। ऐसे सोच के कि हाँ बिजनेस करेंगे या लोन लेंगे, मैं कहता हूँ कितना खर्चा आएगा, 10 से 15 हज़ार खर्चा आता है ये। अगर आप ये पहले करा लेते हो तो दोस्तों यकीन मानिए बैंक वाला का काम 50% काम आसान हो जाता है। आपकी फाइल पहले पिकअप होगी और ली जाएगी। मैं कहता हूँ चलो न्यू हुआ लोन, रिजेक्ट हो गया, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा, इसे कैंसिल कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा, यही तो करोगे। लेकिन आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, मतलब अगर मैं सीए के एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहा हूँ तो मुझे एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी पड़ेगी कि भैया मुझे पास भी होना है। ये नहीं है यार क्या होगा यार पता नहीं है, पास होगा नहीं होगा, पैसे बेकार गए, ये मानसिकता को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। फिर भी अगर आप बैंक वाले से बात कर लें कि सर ये रजिस्ट्रेशन कराने हैं, आपसे लाइजनिंग कर लेता हूँ, जब आप सैंक्शन लेटर देने वाले हो गए या सैंक्शन लेटर जब दोगे उसके बाद करा लूँ तो चलेगा। अगर मान जाता है दोस्तों मैं तो हमेशा चाहूँगा आपका पैसा बच जाए। नंबर ऑफ एम्प्लॉई, बहुत बड़ा चेंजेस 2022 लोन के केस में। मैं सारे लोन की बात नहीं करूँगा, स्पेशली पीएमजीपी लोन और मुद्रा लोन में ध्यान रखना है। स्टैंड अप इंडिया की कुछ अलग गाइडलाइंस हैं वो भी बताऊँगा। अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख की है, जो मैन्युफैक्चरिंग की मैक्सिमम लिमिट है, आपको 25 एम्प्लॉय ही रखने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 10 लाख की है, जो सर्विस सेक्टर के अंदर है, तो आपको 10 एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। पर लाख पे पर एम्प्लॉय दोस्तों मैंडेटरी है। अब आप बोलोगे यार मैं काम कर रहा हूँ वायर मैन्युफैक्चरिंग का, वायर, नेल वायर, नेल मैन्युफैक्चरिंग, 25 लाख की प्रोजेक्ट पर बना रहा हूँ मैं, 25 एम्प्लॉय, भाई 25 एम्प्लॉय क्या करेंगे, एक ही तो मशीन है, 2 लोग उस पर काम करेंगे, बाहर खड़े होगा, मैक्सिमम मुझे 5 लोगों की ज़रूरत है।
ये बात अगर आप अपने तक रखें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब आप बैंक से बात करेंगे, आप बोलिए सर 25 एम्प्लॉय तो मुझे चाहिए, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, गार्ड चाहिए, मुझे फील्ड बॉय चाहिए, मार्केटिंग के लिए चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, एक मैनेजर चाहिए, मशीन रखनी है, सर कहाँ बात बनेगी, स्किल चाहिए, अनस्किल लेबर चाहिए, 2 शिफ्टों में काम करूँगा, तो क्या करोगे आप दोस्तों, इसके अंदर 25 एम्प्लॉय की ही बात करोगे। उससे ये नहीं कहोगे यार 25 एम्प्लॉय दिखाया सर, मेरा काम तो 5 से चल जाएगा, इसमें ज़्यादा दिखा रखा। जैसे ही आपने बोल दिया, आपकी फाइल रिजेक्ट है। सरकार का ये मानना है कि भैया मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगी, 25 एम्प्लॉय दिखा के। अब एक्चुअल में क्या है, जब बिजनेस चालू होगा, लोन मिल जाएगा, तो आप समझदारों में क्या कहना चाह रहा हूँ, गाइडलाइन के हिसाब से आपको उतने ही एम्प्लॉय दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, बात आती है 1 करोड़ की। मान लीजिए कोई 1 करोड़ का लोन अप्लाई कर रहा है स्टैंड अप इंडिया में, तो क्या वो पर लाख पे अगर एक दिखाएगा तो 100 एम्प्लॉय होगा। यानी कि अगर 1 करोड़ की मैं प्रोजेक्ट कॉस्ट बनाऊंगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, मेरे पास कोई आता है, तो मैं क्या उससे कहूँगा कि 100 एम्प्लॉय दिखा, तो 100 तो ना सही, लेकिन बिजनेस के हिसाब से पूरी वर्किंग करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि वेयर हाउस का आया था मेरे पास, अभी मैंने वेयर हाउस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, तो मुझे पूछना पड़ा कि भैया तेरे कितने गेट होंगे वेयर हाउस के, उस पर कितने गार्ड खड़े होंगे, कितने फ्लोर हैं, बाहर का खड़ा होगा, फील्ड बॉय कितने हैं, मास्टर रखा होगा तूने, एक मैनेजर रखा होगा। ऐसे बात करके कम से कम मैं मांगे चलता हूँ, अगर एक बना रहे हो तो कम से कम इसमें भी आपको 30 लोग तो रखने ही पड़ेंगे। अगर आप ये दिखाने में फेल हो गए कि भैया, क्योंकि देखो ये तो पीएमजीपी गाइडलाइन है, ये तो मिनिमम रखने पड़ेंगे। स्टैंड अप इंडिया की ऐसी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते वक्त जब आप बैंक में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 30-35 एम्प्लॉय दिखाने पड़ेंगे, और मिनिमम वेजेस के हिसाब से। मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है, उसमें लिखा होता है 2500 रुपये सैलरी, 3500 रुपये सैलरी। अरे भाई, आप क्या मिनिमम वेजेस से भी छोड़ दोगे? 2500 रुपये सैलरी दे रहे हो क्या? क्यों? 25 एम्प्लॉय दिखाने हैं, सैलरी दूँ कैसे? या आपको एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। तभी मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी और प्रोफेशनल यूज़ करना पड़ता है उसमें। तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों, जो आपको बताया। लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लोन का मैं कहूँगा ये आत्मा है। जब कभी भी मैं जाता हूँ इस पॉइंट पे थोड़ा सा मैं भी फंस जाता हूँ, बड़ी दिक्कत आती है, क्लाइंट भी फंस जाता है। क्या है नया जो पॉइंट आया है, मार्केटिंग और सेलिंग अरेंजमेंट। आपने सारा काम कर लिया, आपका लोन भी सैंक्शन हो जाएगा दोस्तों, लेकिन जब डिसबर्समेंट की बात आएगी, ये पूछेगा आपसे वो कि आपकी मार्केटिंग और सेलिंग अरेंजमेंट क्या है। आप हमसे 25 लाख का 1 करोड़ का लोन लेने आ रहे हो, आपने कोई सेलिंग स्ट्रेटजी बनाई है? माल बिकेगा या खोल के बैठ जाओगे, आवाज़ लगाओगे माल ले लो, माल ले लो, आ जाओ? ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा कहीं। तो बैंक वाला चाहता है कि मुझे मिले, तो अगर आपने कोई सर्वे रिपोर्ट करी है तो मार्केट सर्वे रिपोर्ट जरूर दीजिए उसको, कि भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, एक मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने एक बहुत बड़ी सी फर्म में काम करा हुआ है, वहाँ पे मैं 150 क्लाइंटों को हैंडल करता था जी। 150 में से जो मेरे बिल्कुल टच में हैं, 15 क्लाइंट मेरे टच में हैं जिन्होंने मुझे काम करने का प्रॉमिस करा है। ये रहे उनके एड्रेस, ये रहा उनका नाम, फ़ोन नंबर ये रहा, आप उनसे बात कर सकते हो। आप जैसे मुझे लोन दोगे, मैं ऑफिस शुरू करूँगा, वो मुझे अपना काम देना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे पास अभी स्टाफ नहीं है, इसलिए ये इनके आप वेरीफाई कर सकते हो। मैंने मार्केट सर्वे रिपोर्ट भी करी है, जहाँ मैं ऑफिस खोल रहा हूँ उसके आसपास 1 किलोमीटर में कोई भी लोग नहीं हैं जो उस तरह का माल बेचते हैं, और जो माल खरीदते हैं दूर से, वो भी वहाँ से माल खरीदते हैं, उन्हें इतनी दूर जाना पड़ता है, उनकी कॉस्टिंग लगती है। मैं यहाँ अगर शॉप खोल लूँगा, अगर मैं यहाँ पे प्लाई एग्जाम्पल लेता हूँ प्लाई का, कि अगर मैंने यहाँ पे प्लाई मैन्युफैक्चरिंग कर दी है तो लोग सब लोग मेरे से करेंगे, ये रहे उनके नाम। तो मिनिमम सेल, मैं तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूँ, जो बड़ी बड़ी बनती है हमारी 50-50 करोड़ वाली, उसके अंदर हम एक सेल का मिनिमम अमाउंट भी बताते हैं कि भैया जैसे ही आप लोन डिसबर्स करोगे और मेरा प्लान स्टार्ट होगा तो मिनिमम सेल इतनी स्टार्ट हो जाएगी। ये रहा उसका ब्रेकअप, इतनी क्वांटिटी ये लोग खरीदेंगे, ये रहा उसका एडवांस का पीओ, ये रहा उनका लेटर ऑफ इंटरेस्ट, एलओआई बोलते हैं उसको, एलओआई लेटर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि लिख के देता है कि मैं इसको जानता हूँ, ये इतने साल से काम कर रहा था उस कंपनी में, हमसे ही ऑर्डर लेता था, अब इसने अपना काम खोल लिया है, हम इसको माल देने में इंटरेस्टेड हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, पास का है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। अगर इसने खोल लिया तो मिनिमम ऑर्डर हम इतना दे देंगे इसको। तो उससे क्या होता है, बैंक वाले को आइडिया लगता है। थोड़ा कागजों का भी खेल है, मैं यहाँ वीडियो में बता नहीं सकता ये चीज़ें, लेकिन जो दिखाना है वो तो बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो एक बार पीपीटी को देख लीजिएगा, फिर कहते हैं कि स्क्रीन के सर सामने आ गए। थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ, आज मैं मजाक कर रहा हूँ इसलिए। तो ये चौथा पॉइंट है दोस्तों। तो इस तरह को ध्यान रखते हुए, जो पार्ट 1 था आज पार्ट 2 है, इनके हिसाब से ही लोन को अप्लाई कीजिएगा। इन गाइडलाइन को 2022 में फॉलो करना है। अगर आपने कोई फाइल लगा दी है या फाइल बना ली है तो उसको रीचेक कर लें कि 2022 में भैया मैंने ये चीज़ें फॉलो करी है नहीं करी हैं। अगर नहीं करी हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अभी ही चेंज कराएं। और आप मेरे से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर नीचे है, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जितना हो सके दोस्तों उसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि नई गाइडलाइंस है, लोगों को पता नहीं है, थोड़ा लोगों को पता चलना चाहिए। साथ में एक प्ले लिस्ट है मेरी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर लोन, इसको जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प करेगी। पीएमजीपी की अलग लिस्ट है, मुद्रा लोन की अलग है, स्टैंड अप इंडिया की अलग प्ले लिस्ट, तो काफ़ी आपको हेल्प कर देगी अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो। आप मेरे से इसके लिए एडवाइस भी ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ईमेल नीचे है। जल्द मिलूंगा एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।